तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, तो मैं जो बार-बार देखा हूँ व्हाट्सएप ग्रुप में पूछते हुए, तो मेरे को लगा 5-6 दिन बाद ही काउंसलिंग है, सब जा रहा है इतना दूर खर्चा करके, तो जितना डाउट हो सके मैं क्लियर कर देता हूँ। कुछ क्वेश्चंस मैं लिया हूँ जो व्हाट्सएप ग्रुप इधर-उधर से लिया हूँ, जो रिपीटेटिव क्वेश्चन बार-बार सेम क्वेश्चन पूछा जा रहा है बहुत सारे स्टूडेंट से, तो मेरे को लगा क्यों ना इसका आंसर मैं दे देता हूँ। अगर इसके बाद जो भी मैं क्वेश्चंस इधर क्वेश्चंस का आंसर मैं करने वाला हूँ, उसके अंदर अगर आपका क्वेश्चन है तो वेल एंड गुड। अगर इसके बाहर भी अगर कुछ क्वेश्चन है आपके माइंड में, तो ड्रॉप योर कमेंट इन कमेंट सेक्शन। तो हो सकता है अगर फिर भी इसके बाद भी अगर बहुत सारे क्वेश्चन रह गए तो उसके लेके मैं और एक दूसरा वीडियो बना दूंगा। तो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू नाइपर एंड दोस्त यूट्यूब चैनल। मैं हूँ शायन। तो क्वेश्चन नंबर 1। तो पहला क्वेश्चन ये है कि डिमांड ड्राफ्ट में नाइपर गुवाहाटी एसबीआई बैंक अकाउंट का ब्रांच नेम, ब्रांच कोड भी लिखना है या सिर्फ डायरेक्टर नाइपर गुवाहाटी लिखना है? क्योंकि जैसा नाइपर पहले बताया था कि चांसगढ़ी ब्रांच, एसबीआई बैंक अकाउंट, ब्रांच कोड नंबर, ये लिखना है राइट, इन द फेवर ऑफ, ऐसा करके। तो मैं दिखा देता हूँ नोटिस। तो ये जो नोटिस है, पब्लिक नोटिस 9 जो 2 जुलाई नाइपर द्वारा पब्लिश किया गया था, इसमें ये क्लैरिफिकेशन नाइपर के तरफ से दिया गया है कि जिसमें लिखा हुआ है कि ये आप देख पा रहे हो, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग डिमांड ड्राफ्ट। तो मैं इसलिए सीधा प्रूफ ही दिखा देता हूँ। मैं बोलूंगा तो इससे अच्छा नाइपर का नोटिस दिखा देता हूँ। बहुत लोगों को पता चल चुका है, फिर भी कुछ स्टूडेंट्स मेरे को पूछते हुए बताया कि लिखो या नहीं लिखो। तो पहले ये बोला था नाइपर ने कि ये लिखना है जो है ना डिमांड ड्राफ्ट में, इन द फेवर ऑफ। फिर क्या लिखना है? डायरेक्टर नाइपर गुवाहाटी, पेबल एट स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एसबीआई, चांगसाड़ी ब्रांच, ब्रांच कोड 16944। तो अभी डिमांड ड्राफ्ट कैन बी ड्रॉन इन द फेवर ऑफ, नाइपर ने ये बोल रहा है कि डायरेक्टर नाइपर गुवाहाटी लिखोगे चलता है, और पेबल एट गुवाहाटी। ठीक है। तो अगर ये लिखोगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा भी बोल सकते हैं कि मैं तो बना लिया ऐसा करके, जैसा पहले बोला था नाइपर, तो फिर भी कुछ इशू नहीं है। ठीक है, क्योंकि डायरेक्टर नाइपर गुवाहाटी मेन है, ये रहना चाहिए, क्योंकि इन द फेवर ऑफ वो सही रहना चाहिए। ठीक है, उसके बाद तुम एसबीआई का एड्रेस दे रहे हो, ब्रांच कोड दे रहे हो, चलेगा। ये नाइपर ने ये क्लैरिफिकेशन क्यों दिया है? क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जब बैंक में बनाने जा रहे हैं, तब बैंक वाले जो बना रहे हैं ना डिमांड ड्राफ्ट, तो लोग अलाउ नहीं कर रहे, बोल रहे हैं कि बस डायरेक्टर नाइपर गुवाहाटी इनफ है, उसके बाद एसबीआई ये सब लिखने की जरूरत नहीं है। इसलिए नाइपर ने भी बोला कि डायरेक्टर नाइपर गुवाहाटी लिखोगे चल जाएगा। पर जिसका जो बना चुका है, मतलब बना लिया ऑलरेडी, तो उसका भी कुछ इशू है नहीं। तो तुम वैसा डीडी लेके जा सकते हो, तुमको कुछ टेंशन लेने का बात नहीं है। ठीक है, समझ गए हो? तो मूविंग टू सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन है कि एमबीए एंड एमएस फार्म के लिए अलग अलग डीडी बनाना है क्या? द आंसर इज यस। एमबीए के लिए फीस स्ट्रक्चर अलग है, एमएस फार्म के लिए फीस स्ट्रक्चर अलग है। एमबीए के लिए 1,78,000 का डीडी आपको बना के लेके जाना है, 1,77,000 या 8,000 आसपास। ठीक है, एग्जैक्ट अमाउंट देख लेना आप इन्फॉर्मेशन ब्राउचर में। एमएस फार्म के लिए 1,05,824 ऐसा कुछ है। तो वो आपको देखना है, वो फीस स्ट्रक्चर के लिए अलग से एक डीडी बनाना है। तो ये नाइपर से कंफर्म किया गया है, इसलिए मैं तुमको बता रहा हूँ। सपोज अगर एमबीए का सीट आपको नहीं मिल रहा है, मतलब जो जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट है, सबको तो मिलने वाला है नहीं एमबीए का सीट, राइट? तो अगर तुमको शॉर्ट लिस्टिंग होने के बाद भी अगर एमबीए के काउंसलिंग जब करोगे, अगर एमबीए का सीट नहीं मिलता है, तो तुमको एमएस फार्म के लिए तो बैठना होगा, उसके लिए अलग का डीडी का जरूरत है, राइट? तो 2 डीडी लेके जाना। पर जिसका बहुत रैंक बहुत अच्छा है, उसका श्योरिटी है कि एमबीए उसको मिल जाएगा, तो वो रिस्क अपने हिसाब से ले सकते हो। पर अगर तुमको ऐसा लग रहा है पता नहीं जीडीपीआई राउंड के बाद एमबीए मिलेगा कि नहीं, तो दोनों अलग अलग डीडी आपको लेके जाना होगा। 2.5 लाख से भी ऊपर खर्चा होगा, पर देना तो तुमको एक ही है डीडी, राइट? एक डीडी वापस तुम्हारे साथ घर लेके आना है। तो मैं दिखा भी देता हूँ वो नोटिस जो है, क्योंकि फिर से कुछ शॉर्ट लिस्टिंग हुआ है कैंडिडेट जिसको पहले शॉर्ट लिस्टिंग नहीं किया गया था एमबीए में, तो वो भी मैं दिखाता हूँ। तो इधर आप देख पा रहे हो कि जो पब्लिक नोटिस है, इधर पब्लिक नोटिस 7 में बोला गया था, जो शॉर्ट लिस्टिंग कैंडिडेट था एनेक्सर 1C, उस हिसाब से ये रिवाइज्ड किया गया है कि इट इज रिवाइज्ड फ्रॉम 1:4 टू 1:5 रेशियो।
ठीक है, मतलब सपोज 90 सीट्स है राइट एमबीए के लिए, तो 4 गुना ज्यादा बुलाया गया था। मतलब 90 सीट्स है तो 4 मल्टीप्लाई 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना 360 होता है। तो 360 स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्टिंग किया गया था, पर बाद में 1:5 रेशियो कर दिया गया है। मतलब और ज्यादा स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दिया जा रहा है नाइपर द्वारा। ठीक है, तो मतलब लगभग अभी 450 स्टूडेंट्स को शॉर्ट लिस्टेड हुआ है, तो उसके अंदर बस 90 को मिलने वाला है। तो बाकी जिसको नहीं मिलने वाला है वो क्या करने वाला है, फिर उसको तो एमएस फार्म के लिए बैठना पड़ेगा, है ना। तो इसको एमबीए एंड एमएस फार्म के लिए अलग अलग डीडी बनाने की जरूरत है। उसके बाद आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 3। तो रिटर्न टिकट कब निकलना सही रहेगा। देखो फेज 2 काउंसलिंग कब है, 20 को है राइट। तो जिस हिसाब से आपको बुलाया गया है 1 to 600 16 को है एमएस फार्म, फिर उसके आगे रैंक 600 से 1200 1300 तक आई थिंक 17 को है राइट। तो उस हिसाब से जैसा बुलाया गया उस हिसाब से अगर आपको सीट मिल जाता है फर्स्ट में ही तो अच्छा है, अगर नहीं मिलता है तो फेज 2 काउंसलिंग में बैठोगे। और ऐसा भी है जिसका सीट लाइक द सीट व्हाट you got you are not satisfied with it, so then you always like obviously will be going for second round right। तो सेकेंड राउंड में बैठने के लिए आपको तो 20 तक इंतजार करना ही पड़ेगा। तो 20 का रात में भी निकाल दोगे टिकट तो चलता है, पर आई वुड लाइक टू सजेस्ट यू कि एक दिन बफर डे रखो। अगर 20 का सेकेंड राउंड है ना तो 21 को रिटर्न टिकट करो, वो ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, क्योंकि एक दिन बफर डे क्योंकि इतना दूर से आ रहे हो, एक दिन बफर डे रखने में तुमको ज़्यादा खर्चा तो नहीं होने वाला है। 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा होगा, या 2 लोग जा रहे हो तो एकोमोडेशन के लिए 1000 रुपीज़ एक्स्ट्रा जाएगा, जो भी हो। तो आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 4। डीडी कितने दिन के लिए वैलिड रहता है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स पहले अभी तक डीडी नहीं बनाया ये सोच के कि अगर डीडी पता नहीं 5-6 दिन में एक्सपायर हो जाए, जाने के पहले पहले बनाऊंगा। तो मैं क्लियर कर दूं कि डीडी 3 महीने के लिए वैलिड रहता है। तो तुम जो अभी तक नहीं बनाए हो बना लो जल्दी जल्दी, क्योंकि ऑलमोस्ट टाइम आ चुके हैं जाने का गुवाहाटी। तो डीडी बना लो, 3 मंथ्स के लिए वैलिड रहता है ये। ओके, तो आई एम मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5। गैप सर्टिफिकेट चाहिए या नहीं। ये तो बहुत क्वेश्चंस मेरे को ऐसा मिला बहुत सारे स्टूडेंट्स से कि गैप सर्टिफिकेट, जो स्टूडेंट्स ड्रॉप दे चुका है लाइक लास्ट ईयर ही और सी ऑलरेडी क्वालिफाइड जीपेट एंड दिस ईयर ही और सी वाज प्रिपेयरिंग फॉर नाइपर, और ऐसा भी है जो जीपेट नाइपर दोनों के लिए ड्रॉप दिया है। जो भी हो, तो ड्रॉप कैंडिडेट के लिए गैप सर्टिफिकेट का जरूरत पड़ता है, पर मैं बता दूं नाइपर में गैप सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं पड़ता है। अगर तुमको दूसरा यूनिवर्सिटी के लिए बनाना चाहते हो बना सकते हो, पर नाइपर में गैप सर्टिफिकेट की कोई ज़रूरत नहीं है। और अभी तो काउंसलिंग के लिए जा रहे हो, अभी तो कोई भी ज़रूरत नहीं है गैप सर्टिफिकेट। तो क्वेश्चन नंबर 6, मेडिकल सर्टिफिकेट लेके जाना है या नहीं। द क्वेश्चन सॉरी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज यस, लेके जाना है। पर अभी तुम जा रहे हो काउंसलिंग के लिए, अभी तुमको मेडिकल सर्टिफिकेट का कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार तुमको सीट मिल जाता है, एक नाइपर अलॉट हो जाता है, सपोज नाइपर मोहाली सुटिक्स मिल गया तुमको, तो जब नाइपर मोहाली से बुलाया जाएगा तुमको, उस टाइम फिर से वेरिफिकेशन होगा तुम्हारा नाइपर मोहाली में। उधर क्लास 10 10वीं का क्लास 12 सारे डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए थे वो दिखाना है, वो लेके जाना है। और उसके साथ साथ मेडिकल सर्टिफिकेट सर्टिफिकेट भी लेके जाना है, तो उधर लगेगा। अभी काउंसलिंग में तुमको कोई ज़रूरत नहीं है। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेगा उसके लेके मैं एक सेपरेट वीडियो बना दिया हूँ, चैनल में अवेलेबल है। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स जो तुमको गुवाहाटी लेके जाना है काउंसलिंग के लिए, वो वीडियो जरूर देख सकते हो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 7, एट नाइपर काउंसलिंग दे विल कॉल योर नेम बेस्ड ऑन कैटेगरी वाइज रैंक और ऑल इंडिया रैंक। तो मैं बता दूं, क्योंकि कमेंट में भी बहुत सारे को मैं पूछते हुए देखा कि सर मेरे ऑल इंडिया रैंक ये है, मेरे कैटेगरी रैंक ये है, तो मेरे को मिलेगा कि नहीं बताओ। यह व्हाट्सएप ग्रुप में तो ये क्वेश्चन बहुत रिपीटेटिव है कि कैटेगरी वाइज रैंक ये है। देखो कैटेगरी वाइज रैंक तो ऑफिशियल है नहीं, इसका मतलब तुम खुद मैन्युअली कैलकुलेट करके निकाले हो। तो ये कैटेगरी मैन्युअली इतना मेहनत करके निकालने की जरूरत है ही नहीं। तुम्हारे जो एक और एकलौता रैंक है ऑफिशियल, वो है ऑल इंडिया रैंक। तो इसी के आधार पर तुमको काउंसलिंग होगा, सब कुछ इसी के बेसिस पर होगा। अगर कैटेगरी वाइज सीट है तो नाइपर को पता है कि कैटेगरी में इतना फील हो चुका है, अगला कैटेगरी कैंडिडेट तुम हो, ठीक है, तो उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। ऑल इंडिया रैंक इज द ओनली ऑफिशियल रैंक।
तो कैटेगरी वाइज रैंक कैलकुलेट करो ही मत, और तुमको यही बुलाया जाएगा ऑल इंडिया रैंक बेसिस पर, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, किसी को अच्छा रैंक है और वो एससी कैटेगरी है, तो उसको जनरल में डालेंगे या एसटी कैटेगरी में। सपोज कोई भी कैंडिडेट जिसको, सपोज मान लो कि ऑल इंडिया रैंक 10 है, राइट, तो उसको तो जनरल का सीट मिल जाएगा, कोई भी डिपार्टमेंट अगर वो चुने। तो अगर उसको क्योंकि उसका रैंक अच्छा है बहुत, उसको जनरल में डाला जाएगा। देखो इसको जनरल नहीं बोलते, इसका एक्चुअल नाम क्या है, अनरिजर्व कैटेगरी। मतलब सारे रिजर्वेशन सारे कैटेगरी के लिए ओपन होता है अगर उसका रैंक अच्छा होता है तो। सपोज नाइपर मोहाली फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में 2 सीट है एससी के लिए, पर वो जो कैंडिडेट का मैं बात किया, सपोज ऑल इंडिया रैंक 10 है, अगर वो एडमिशन लेना चाहता है या चाहती है कि फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट में, उसको अनरिजर्व में फील होगा। एससी कैटेगरी के लिए जो 2 सीट रखा गया उसमें एक फील नहीं होगा, उसको कंसिडर नहीं किया जाएगा, क्योंकि उसको रैंक बहुत अच्छा है, तो इसलिए अनरिजर्व में जाएगा। तो अनरिजर्व के लिए हर एक कोई अलाउ है, एससी एसटी ओबीसी ईडब्ल्यूएस सारे एलिजिबल है, अगर उसका रैंक जनरल के हिसाब से क्लियर होता है तो, ठीक है। एक बार अनरिजर्व कैटेगरी फिल हो जाता है सारे, सपोज 10 सीट है अनरिजर्व के लिए, अगर वो सारे फिल हो जाता है, उसके बाद एक कैंडिडेट ऐसा हो जो ओबीसी से है, तो अगर वो अप्लाई करते हैं, या फिर एससी से है अगर वो अप्लाई करते हैं उस डिपार्टमेंट में, तो उसको एससी कैटेगरी में डाला जाएगा। तब एक बार अनरिजर्व फिल होने के बाद कैटेगरी का फिल होना चालू होता है, ठीक है। तो होप इसका आंसर भी तुमको मिल गया होगा। तो इसका आंसर है, अच्छा रैंक है तो कोई भी कैटेगरी से हो उसका अनरिजर्व कैटेगरी में ही डालेंगे, जनरल में ही डालेंगे, ना कि उसके कैटेगरी के लिस्ट में। फिर मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, सीट मिलने के बाद भी सेकंड काउंसलिंग के लिए जा सकते हैं क्या। सीट मिलने के बाद सेकंड काउंसलिंग में जरूर जा सकते हो। सपोज द सीट यू गॉट, यू आर नॉट एट ऑल सेटिस्फाइड विद दैट, देन यू आर ऑब्वियसली एलिजिबल टू डू सेकंड काउंसलिंग। बट सेकंड काउंसलिंग के पहले तुमको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, जिसका लिंक एक्टिवेट होगा 19 को शाम को, ठीक है। तो 19 को खत्म हो रहा है, क्योंकि एमटेक का काउंसलिंग भी है 19 को, राइट। तो आप जरूर सेकंड काउंसलिंग कर सकते हो, अगर अगर मिल भी जाए सीट फिर भी, और जिसको नहीं मिला है वो तो बैठ ही सकता है सेकंड काउंसलिंग में। तो इसका आंसर है यस। क्वेश्चन नंबर 10, एमटेक में अगर एडमिशन ले लिया तो एकेडमिक्स में आ सकते हो क्या। हाँ आ सकते हो, क्योंकि देखो एमबीए होता है तो एमबीए का एक ये ड्रॉबैक भी रहता है कि पीएचडी करने का ऑप्शंस बंद हो जाते हैं। बंद नहीं होता है, क्योंकि एमबीए में भी होता है पीएचडी, पर पीएचडी करने के लिए कोई एमबीए एडमिशन नहीं लेता है, राइट। पर एमटेक में ये ऑप्शन बहुत अच्छा से ही खुला रहता है पीएचडी करने का। तो तुम अगर पीएचडी करना चाहते हो, फिर एकेडमिक्स में आना चाहते हो, जरूर आ सकते हो। तो एमटेक का जो सब्जेक्ट है उस कैटेगरी, जो सब्जेक्ट बायो सॉरी प्रोसेस केमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, मेडिकल डिवाइस है, तो जो ये तीनों सब्जेक्ट का मतलब एग्जाम दिया है, जो प्रोसेस केमिस्ट्री का दिया है तो प्रोसेस केमिस्ट्री में एडमिशन लेगा। जो बायोटेक्नोलॉजी में एग्जाम दिया है वो एलिजिबल है ओनली बायोटेक्नोलॉजी काउंसलिंग के लिए एमटेक, वो दूसरा प्रोसेस केमिस्ट्री में नहीं जा सकते। और जब एडमिशन ले लेगा उसके बाद वो पीएचडी कर सकते हैं, जरूर कर सकते हैं। और बायोटेक्नोलॉजी में जो जो फैकल्टी होता है, वैकेंसी निकलता है जो जो कॉलेज में, उसमें उसमें प्रोफेसर फैकल्टी बन सकते हैं। तो एकेडमिक ऑप्शन ऐसा नहीं है कि एमटेक कर लोगे तो एकेडमिक ऑप्शन बंद हो जाता है, ठीक है। उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में आप जरूर एज ए फैकल्टी मेंबर बन सकते हो कोई भी कॉलेज में, क्योंकि तुम उसी सब्जेक्ट में डिग्री ले रहे हो, राइट। तो मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, दूसरे किसी का बैंक अकाउंट से डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं क्या। तो ये भी काफी कॉमन क्वेश्चन है, बहुत सारे पूछ रहे थे। हाँ, दूसरे किसी का बैंक अकाउंट से भी डिमांड ड्राफ्ट बना सकते हैं, क्योंकि नाइपर को बस पैसे से मतलब है, कौन दे रहा है पैसा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो किसी का बैंक अकाउंट लेके जाओ, मतलब किसी का बैंक अकाउंट से डिमांड ड्राफ्ट बनाओ, बस 1,05,000 का डीडी होना चाहिए, चाहे तुम्हारे पापा के बैंक अकाउंट से हो, दोस्त का बैंक अकाउंट से हो, किसी का बैंक अकाउंट से हो, ठीक है। मूविंग टू लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, जो एनेक्सा 6 है, जिसमें बोला गया है क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट नाइपर में लेट सबमिशन के लिए जो परमिशन है, क्या उसको लेके जाना है 100 रुपीज स्टैम्प पेपर के साथ। देखो ये भी तब जरूरत है जब आपको सीट मिल जाता है और पर्टिकुलर नाइपर जो अलॉट होता है उधर जब जाओगे, वेरिफिकेशन होगा उधर, तब उसको दिखाना होता है। पर ये जो एनेक्सा 6 है ना, ये जब एप्लीकेशन करते हुए टाइम, नाइपर के एग्जाम के लिए जब एप्लीकेशन भर रहे थे, ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म, तो बहुत लोग भूल चुका है इसको डालना।
इसमें क्या था, एनेक्स 6 था कि क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट जिस जिस स्टूडेंट को नहीं मिला है, रनिंग स्टूडेंट को तो बहुत सारे स्टूडेंट को अब तक नहीं मिला है क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट, राइट। तो क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट तुमको उधर 100 रुपीज स्टैम्प पेपर के साथ उसको एफिडेविट बनवाना है, ठीक है। वो एक दिन का काम है, कोर्ट में जाके कर सकते हो, और काउंसलिंग में लेके जाना चाहते हो तो लेके जा सकते हो, पर जरूरी नहीं है, ठीक है। ये डॉक्यूमेंट्स में बोला गया नहीं है कि तुमको ये एनेक्स 6 चाहिए 100 रुपीज स्टैम्प पेपर। ये सीट मिलने के बाद वो पर्टिकुलर नाइपर में तुम लेके जा सकते हो, और तब लेके जाना ही होगा 100 रुपीज स्टैम्प पेपर। इसमें ये बोला हुआ है कि अगर मैं अभी क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट मैं सबमिट नहीं कर पा रहा हूँ, पर विद इन सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम उसके बाद मैं सबमिट कर दूंगा, मेरा डिग्री खत्म होने के बाद जब मेरे मिल जाएगा डिग्री सर्टिफिकेट, राइट। तो ये है एनेक्स 6। चलो मैं तुमको एक बार दिखा भी देता हूँ एनेक्स 6 का फॉर्मेट जो इंफॉर्मेशन ब्रोचर में दिया गया था। ये आप देख पा रहे हो एनेक्स 6 की अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट इन लीव ऑफ नॉन सबमिशन ऑफ फाइनल क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट। इसको मैं थोड़ा जूम आउट कर लेता हूँ। तो इधर देख पा रहे हो आई आई लिखा हुआ है, तुम्हारे नाम लिखना पड़ेगा जो भी एप्लीकेंट नेम है, उसके बाद सन ऑफ या डॉटर ऑफ, फिर लिखना है गार्जियन का नेम, फिर रिसाइडिंग तुम्हारा एड्रेस लिखना है, फिर एड्रेस लिखने के बाद लिखा हुआ है फुली अवेयर दैट द नाइपर जेई एडमिशन फॉर द एकेडमिक ईयर 2024-2025 offered to me based on my merit in the नाइपर जेई एग्जाम is provisional subjected to submission of valid documents। तो उसके बाद ये पढ़ लेना, मैं इतना पढ़ने वाला हूँ नहीं, मैं लास्ट का लाइन पढ़ लेता हूँ। आई एम अवेयर that in the event of cancellation of my provisional registration to the PG PhD program, I am not entitled to get the fees paid except caution deposit। मतलब तुमको अगर क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट नहीं कर पा रहे हो सबमिट, ठीक है, मतलब बहुत टाइम हो गया फिर भी सबमिट नहीं कर पा रहे हो, तो तुमको जो भी सीट का पैसा दिया हो वो फीस तुमको रिफंड मिलने वाला है नहीं, एक्सेप्ट कॉशन डिपॉजिट जो 27,000 सिक्योरिटी मनी जो तुम डिपॉजिट करोगे जो रिफंडेबल होता है, बस वही मिलने वाला है, बाकी और पैसा मिलने वाला है नहीं। उसके बाद सिग्नेचर ऑफ द एप्लीकेंट, तुम्हारे सिग्नेचर डेट और डिक्लेरेशन बाय पेरेंट और गार्जियन, मतलब तुम्हारे गार्जियन को भी ये सिग्नेचर करना होगा कि ये जो डिक्लेरेशन तुम दे रहे हो ये है क्वालिफाइंग डिग्री सर्टिफिकेट, और इसको 100 रुपीज स्टैम्प पेपर में एफिडेविट कर बनवाना है, ठीक है। कोर्ट में जाओगे तो उधर एडवोकेट जो भी है तो 100 रुपीज स्टैम्प पेपर से बना लेना। तो अभी इसको करेंटली लेके नहीं भी जाओगे चलेगा, क्योंकि अभी काउंसलिंग के लिए जरूरत नहीं है, पर जब सीट मिल जाएगा उसके बाद तुमको ये लेके जाना होगा, ठीक है। तो अभी बना लो, क्योंकि बहुत लोग भरना भूल गए थे एप्लीकेशन फॉर्म में, ये बस मार्कशीट का जो पीडीएफ था ना, फर्स्ट सेमेस्टर टू 8 सेमेस्टर जो मार्कशीट अपलोड करना था, तो उसके साथ साथ ये भी अपलोड करना था। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मार्कशीट तो अपलोड कर दिए पर ये भूल गया था अपलोड करना। तो अभी जब फिजिकल वेरिफिकेशन होगा तब तो लेके जाना ही है, तब भूलना मत। इसलिए मैं ये डाउट अच्छे से क्लियर कर दिया, होप आपको समझ में आ चुका होगा। तो ये था लास्ट क्वेश्चन। अगर इसके बाद भी अगर कोई भी क्वेश्चन बचा है, like any questions in your mind which I have not clarified yet, so drop your query in comment section, I will try my best to answer you, ठीक है। अगर बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए तो हो सकता है मैं दूसरा और एक वीडियो बना दूं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट टाइम विथ अनदर वीडियो, तब तक टेक केयर, बाय बाय।